नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल पे। साथियों, मैं लेके आया हूं आज आपके लिए एक ताजा तरीन अपडेट। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और कुशल मंगल होंगे अपने घरों पे। और जो है ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा क्रिटिकल जो टाइम है थोड़ा सा और बाकी है। कुछ दिनों के अंदर हालात बहुत ज्यादा सामान्य हो जाएंगे और भारत जो है वैसे ही एक बार फिर दौड़ने लगेगा जैसे आज के 2 साल पहले चल रहा था। साथियों, अपनी पढ़ाई के लिए मैं आज फिर आपके लिए लेके आया हूं एक ताजा तरीन अपडेट। जैसा कि आप जो है न्यूज़पेपर की हेडिंग में देख पा रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में, इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल है कि आईसीजी यानी इंडियन कोस्टल गार्ड लॉन्च ओपी यानी ऑपरेशन ओलिव। तो हम देखेंगे ऑपरेशन ओलिव है क्या और ये किसके लिए है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। और ओलिव रिडले जो है ये क्या होते हैं, ये कछुए की एक प्रजाति है जो कि हमारे ओडिशा के तट के ऊपर मुख्य रूप से जो है हमें मिलती है। तो इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, मन लगा के पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिएगा चेन्नई के अंदर फिर ये जो है मतलब इन्होंने हमारे जो कोस्टल गार्ड है इन्होंने फिर एक ऑपरेशन ओलिव को अंजाम दिया है। हम सब जानेंगे कि ये जो है हमारे जो ये टर्टल है ये किस प्रकार की प्रजाति है, कहां से आती है, कहां पर रहती है, कहां पर प्रजनन करती है और जो हमारा कोस्टल गार्ड है ये क्या करते हैं, कैसा ऑपरेशन चलाते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। तो देखिएगा, आप इस फोटो को देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। ये देखो, ये है हमारे एक जो जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं ओलिव रिडले की। ओलिव रिडले क्या है, आप इस फोटो के अंदर देख पा रहे हैं। ये जो है आपके कछुए की प्रजाति है। आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रशांत महासागर से क्रॉस करते हुए आपके हिंद महासागर में आते हैं और उड़ीसा के पास में आकर, उड़ीसा का एक जो कोस्टल रीजन है वहां पर आकर जो है वहां रहते हैं, कुछ समय के लिए वहां ठहरते हैं और प्रजनन क्रियाएं करते हैं जिससे इनकी संख्या में वृद्धि होती है। इसीलिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया जिसे बोलते हैं ऑपरेशन ओलिव। तो वो क्या है, किसके माध्यम से चलता है, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। आप सबसे पहले यहाँ मैप पर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपको बंगाल की खाड़ी वाला एरिया पूरा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दो जो रेड डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं रेड डॉट के ऊपर जो है आपके ये ओलिव रिडले की अधिकतर संख्या यहाँ पर आपको मिलती है। तो देखिएगा, ये रेड डॉट जो है आपको यहाँ पर, ये देखो, ये आपको इस जगह पे दिखाई दे रहे हैं और ये आपके बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है। और देखिएगा, इस तरफ से जब आते हैं तो हमारे प्रशांत महासागर को क्रॉस करते हुए पूरा का पूरा इस एरिया के ऊपर जो है आपके कछुए जो है यहाँ पर आते हैं। ये वाला कौन सा एरिया है, अब आप ये भी देख अंदाज लगा पा रहे होंगे ये देखकर कि ये वाला जो एरिया है ये आपके उड़ीसा वाला एरिया है। कौन सा वाला एरिया है, उड़ीसा वाला एरिया है। आप जानते हो उड़ीसा से एक इंपोर्टेंट रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है महानदी, और महानदी का जो कोस्टल एरिया है वहां पर भी जो है ये आपके ओलिव रिडले कछुए जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिएगा, ओलिव रिडले समुद्री कछुओं को प्रशांत ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मुख्य रूप से ये मेक्सिको के आसपास जो यूनाइटेड नेशन आपके जो संयुक्त राज्य यूएसए है उसके जस्ट नीचे वाला जो कंट्री है आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, वो वाला जो एरिया है वहां से ही जो है ये मुख्य रूप से कछुए आपके समुद्री यात्रा करके आपके हिंदुस्तान की सरजमी को टच करने के लिए आते हैं। देखिएगा, यह मुख्य रूप से प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागरों के गर्म जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की एक मध्यम आकार की प्रजाति है। और ये किस प्रकार के हैं, ये आपके मांसाहारी प्रकार के होते हैं, यानी ये सब खाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दाल रोटी खाएंगे, जो मिलेगा सबको ये खा जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान लोग खा जाते हैं, इतना भी कैपेसिटी नहीं होता है इनका। तो ये कहां पर मिलते हैं, आपको गर्म जल में मिलते हैं और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर क्रॉस करते रहते हैं। तो यहीं पर ये लगातार मूव करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाला विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा एक संगठन है जिसे आप बोलते हो IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो IUCN है ये क्या करता है, एक रेड डेटा बुक जारी करता है। क्या करता है भाई, एक रेड डेटा बुक जारी करता है जिसे आप कहते हो लाल किताब। आपको याद आ रहा होगा थोड़ा सा लाल किताब। इस लाल किताब के अंदर देखिए वनरेबल यानी अति संवेदनशील
प्रजातियों की श्रेणी के अंदर इस ओलिव रिडले की जो आपकी प्रजाति है, जो कछुआ है, इसको वनरेबल जो है रेंज के अंदर रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो रेड डाटा बुक है ये IUCN के द्वारा जारी की जाती है और जितने भी संकटग्रस्त जीव है पूरे विश्व के अंदर उनका नाम इस लिस्ट के अंदर होता है कि भैया इन्हें अगर आपने सेव नहीं किया, इन्हें बचाया नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, प्रजाति इस धरती से खत्म हो जाएगी। इसीलिए आपके जो ये IUCN और इसकी रेड डाटा बुक है ये एनवायरमेंट और इकोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ओलिव रिडले कछुए हजारों किलोमीटर की यात्रा करके ओडिशा के गंजम तट पे, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ओडिशा के गंजम कोस्टल प्लेन के ऊपर ही आते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है गंजम तट जो है ये कहां का फेमस है, ये ओडिशा का फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि ये जो है ओलिव रिडले कछुओं के लिए फेमस है। यहीं पर आकर वो रेस्ट करते हैं और अपने अंडे देते हैं और जो है इस प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं। देखिएगा, अंडे देने आते हैं यहां पर, उसके बाद में अंडों से निकलने वाले बच्चे समुद्री मार्ग से वापस हजारों किलोमीटर दूर अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं भैया। तो देखिएगा, इसका मतलब आप यूं कह सकते हो कि ये जो आपके एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया जो है आपके जो है इनकी प्रजनन स्थली है बहुत बड़ी, और इसीलिए ये क्या है, ये पूरा एरिया फेमस है। ध्यान देने की बात यह है कि 30 साल बाद यदि यही कछुआ, जो कछुआ आज 2021 में या 2020-21 में यहां पर जन्म लिया है, आज के 30 साल बाद में यानी 2050 में ये कछुआ जब प्रजनन योग्य हो जाएगा यानी कुल वयस्क हो जाएगा, तो ये वापस इसी जगह पर आता है। क्योंकि देखो लिखा हुआ है ये ठीक उसी जगह पर अंडे देने आते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। अब ये क्यों है, कैसे है, क्या है, इसका कोई लॉजिक या कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा होता है कि जहां पर कछुए का जन्म हुआ है वहीं पर आकर अंडे देता है, ये बात मतलब मानी जाती है। देखो बात ये है कि ये कछुए अपनी यात्रा के दौरान गोवा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश इनके सभी समुद्री तटों से गुजरते हैं, और लेकिन प्रजनन करने और घर बनाने के लिए ओडिशा की समुद्री तटों की जो रेत है उसे ही चुनते हैं ये, यानी ओडिशा के तट के ऊपर आते हैं मुख्य रूप से इस कार्य के लिए। बाकी गोवा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश यहां पर अपन को ये मिल सकते हैं या हम देख सकते हैं। देखिएगा, अभी ओलिव रिडले क्या है, कछुआ है, इसके अस्तित्व के ऊपर संकट है, क्राइसिस है। ये क्या संकट है, तो देखो कछुओं का सबसे बड़ा नुकसान इससे होता है कि मछली पकड़ने वाले जो आपके ट्रॉलरों होते हैं उनके अंदर जो है कुछ इस प्रकार की जो मशीनरी होती है, तो उसके अंदर ये कछुआ क्या फंस जाता है। देखो वैसे तो समुद्र में जब कछुआ रहता है तो वो गहराई के अंदर तैरते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर 40 मिनट के बाद में उन्हें सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर आना पड़ता है, और इसी दौरान ये मछली पकड़ने वाले जो ट्रॉलर जो मशीनरी होती है उसकी चपेट में आ जाते हैं, घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं, या फिर उसके अंदर पकड़ में आ जाते हैं। तो इससे क्या है कि ओलिव रिडले कछुओं की संख्या के अंदर कमी भी देखी गई थी, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया, उसकी भी चर्चा करेंगे। देखो ओडिशा हाई कोर्ट ने भी इसके बारे में कुछ टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जो मशीनरी आप काम में लेते हो उस मशीनरी के अंदर एक टेड नामक एक यंत्र लगाइए, यानी टर्टल एक्सक्लूजन डिवाइस। ये क्या होता है, एक ऐसा यंत्र जिसमें कछुए मछुआरों के जाल में नहीं फंसते। अगर आप इन मशीनरी पर, ट्रोलरों पर टेड नामक डिवाइस का यूज करेंगे तो फिर इनको जो है नुकसान नहीं होगा। ये बात कही किसने, आपके ओडिशा हाई कोर्ट ने ये बात कही। क्यों? क्योंकि सभी तो चिंतित रहते हैं ना, ओडिशा हाई कोर्ट हो, चाहे वहां की सरकार हो, चाहे आपके भारत सरकार हो, सभी जो है इसके लिए काम करते हैं और इसके लिए चिंतित रहते हैं। बस यही मुख्य बात है और यही जो है हमें समझनी है। आगे देखो, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस आदेश का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा। सरकार का आदेश है कि समुद्र तट के 15 किलोमीटर इलाके में कोई भी इस प्रकार की मछली पकड़ने का काम नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो वो गैर कानूनी होगा, ऐसा कहती है सरकार। लेकिन सरकार ने आदेश जारी कर दिए, अब लेकिन उसका फॉलो नहीं हो रहा ना, इसलिए नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है। अब देखो एक बार, उड़ीसा का गंजम जिले के पास में जो समुद्री तट है उसे ही आप क्या बोलते हो, गंजम जो है कोस्टल एरिया बोलते हो। देखो उड़ीसा के गंजम जिले के समुद्री तट के आसपास ओलिव रिडले कछुओं का दिखना आरंभ हो गया है।
करीब 2.5 किलोमीटर में फैले इस कोस्टल रीजन में लगभग लाखों की संख्या में ओलिव रिडले कछुए जो है अपना घर बनाते हैं कुछ महीनों के लिए और अपनी प्रजनन क्रियाएं करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इसीलिए तो ये आपका जो गंजम जिला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा, बिल्कुल कर रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब गंजम जिले वाले कोस्टल प्लेन पे ही ऐसा क्या है जो और प्लेन पे नहीं है। तो देखिएगा आपके लिए प्रश्न है कि गंजम तट पर ही ऐसा क्यों होता है, जबकि ये तमिलनाडु में, गोवा में, आंध्र प्रदेश में सब जगह है, उड़ीसा में भी है, लेकिन आपके फिर भी गंजम कोस्टल प्लेन पे ऐसा क्या है। तो देखिएगा दुनिया भर के स्पेशलिस्ट ये मानते हैं कि ओलिव रिडले कछुओं की इस प्रवृत्ति के बारे में अब तक कुछ साफ नहीं बता सकते। फिर भी कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ओलिव रिडले कछुए ऐसी जगहों पर अपना बसेरा बनाते हैं जहां पर सैलिनिटी कम होती है, लवणता कम होती है। अब आप बोलोगे तो साहब गंजम तट पे ही लवणता कम क्यों है, तो इसका भी इलाज है अपने पास में। तो देखिए यही कारण है कि गंजम जिले में एक नदी जिसका नाम है रसीकुल्या नदी। क्या नाम है भैया, नाम ध्यान रखिएगा, रसीकुल्या रिवर है। ये रसीकुल्या रिवर पूरे आपके गंजम डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करके जाती है और आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब जहां पर रसीकुल्या नदी गिरती है वहां पर क्या है कि इस नदी का पानी मीठा होता है और समुद्र का पानी खारा होता है। तो जहां पर ये ज्वाइनिंग पॉइंट है इन दोनों का, वहां पर लवणता कम होती है। इसी वजह से उस जगह पर ये कछुए ज्यादा निवास करते हैं और उसे अपना जो है एक बेस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट मानते हैं कि यहां चलेंगे, यहीं पर सब कुछ करने वाले हैं ये। तो ये वाली बात है। तो देखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है, आपने सीखा अभी ओलिव रिडले कछुओं के बारे में, कहां पर आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। देखिएगा अब देखो ऑपरेशन ओलिव क्या है। ऑपरेशन ओलिव को वर्ष 1999 में आपके भारत सरकार के द्वारा समुद्री प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। यानी जो मरीन स्पाइसीज है उनके प्रोटेक्शन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था 1999 में। अब देखिए पारादीप उड़ीसा में स्थित भारतीय तटरक्षक बल जो है इस अभियान की शुरुआत हर साल से कर रहा है। यानी ओलिव रिडले जो है 1999 के अंदर शुरू हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया। कब शुरू होता है, आपके इन्हीं दिनों के अंदर प्रत्येक वर्ष में भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्टल गार्ड जो है वो इसे क्या करता है, कंटिन्यू फॉलो करता है हर वर्ष। अब देखो ये है आपके इंडियन कोस्टल गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल। अब देखो इनके बारे में दो बातें देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल क्या है, एक आपके सशस्त्र बल है, आर्म्ड फोर्स है। क्या काम करती है, समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। ये जो मेरीटाइम बॉर्डर्स है आपके उसके लिए एज ए गार्ड वर्क करती है। स्थापना कब हुई, 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेड ऑफिस कहां पर है, न्यू दिल्ली, दिल्ली के अंदर इसका क्या है मेरे साथियों, हेड ऑफिस है। तो ध्यान रखिएगा इंडियन कोस्टल गार्ड के बारे में, सशस्त्र बल है। क्या करता है ये आपके, ये मैरीटाइम जो बॉर्डर है आपके हिंदुस्तान की उसको प्रोटेक्ट करता है। स्टेब्लिश कब हुई, अगस्त 18 1978। हेड ऑफिस कहां पर है, न्यू दिल्ली में है इंडियन कोस्टल गार्ड का। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसका आदर्श वाक्य क्या है, वयम रक्षाम। वयम रक्षाम इसका आदर्श वाक्य है और इसके अंदर लगभग 15,000 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो ये कोई विशेष बात नहीं है। तो ये कुछ छोटी सी बात हुई आपके इंडियन कोस्टल गार्ड के बारे में। साथियों आपने बार बार सुना IUCN के बारे में। IUCN क्या है, देखिएगा IUCN का मतलब है ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर सरकारें भी है और जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है, NGO भी शामिल है। ये इसका फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है कि IUCN स्टैंड फॉर, नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। और इसका हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर कहां पर है, ग्लैंड। और ग्लैंड कहां पर है मेरे प्यारे साथियों, स्विट्जरलैंड में है आपके जो है ग्लैंड। तो देखिएगा इसका हेड ऑफिस कहां पर है, ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। तो ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका हेड ऑफिस कहां पर है और इसकी स्थापना 1948 के अंदर की गई थी आपके एनवायरमेंट को बचाने के लिए, नेचर को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। तो देखिएगा ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखता है। 1948 में इसकी स्थापना की गई और इसका हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर जो है वो आपके ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है मेरे प्यारे साथियों। ये IUCN के बारे में जो है कुछ छोटी सी बात।
IUCN क्या करता है, प्रत्येक वर्ष एक लाल सूची जारी करता है जिसे आप रेड डेटा बुक कहते हो। इस रेड डेटा बुक के अंदर क्या है कि कोई पौधा हो या फिर जानवर हो, उनकी प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाता है, यानी उनका ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो शो करता है इस रेड डेटा बुक के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, IUCN के द्वारा जो प्रजातियां विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए कुछ विशेष मापदंडों का उपयोग किया जाता है, और ये मापदंड अधिकतर जो अभी भी क्या है, बिल्कुल ये रिलेवेंट बने हुए हैं, प्रासंगिक बने हुए हैं। इसी आधार पर ये क्या करता है, ये काम करता है मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, ये थी छोटी सी बात। आज आपने जाना ओलिव रिडले के बारे में, ऑपरेशन ओलिव के बारे में, इंडियन कोस्टल गार्ड के बारे में, इन सब के बारे में आपने जाना। और ये जो है एनवायरमेंट से संबंधित टॉपिक था, न्यूज के अंदर चर्चा में था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। उड़ीसा का गंजम तट आप याद रखिएगा, वहां पर क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, कितने दिन रुकते हैं। आपने बड़ी दिलचस्प बातें भी आज सीखी इसके अंदर, जैसे कि 30 साल बाद में जो वापस वो कछुआ वहीं आता है और वहीं पर अपनी प्रजनन क्रियाएं करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आप इसका PDF प्राप्त करने के लिए t.me/RS क्लासेस बाय विष्णु जांगिड, यहाँ पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाराजगी नहीं रखनी है, बड़े अच्छे तरीके से काम करना है, मिलजुल कर काम करना है, जिससे हम आगे बढ़े और हमारे लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाए। बस यही एक खास बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, अपने निकटवर्ती पड़ोसियों का भी ध्यान रख सकते हो, और सभी का ध्यान रखो, जिससे क्या है लाइफ स्मूथ चले और आगे बढ़े और हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।